बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइश में सदफ मलिक और अमजद वड़ाइश। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट टुडेज न्यूज़ से। जी वड़ाइश साहब, नवाज शरीफ 13 साल 8 माह बाद आज दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। हाँ जी, ये बड़ी मुबारकबाद मुस्लिम लीग नून को भी और उन तमाम लोगों को जिन्होंने वोट दिए हैं। मेजॉरिटी उनके पास है और अब तवक्कुआत पूरी कौम की उनसे वाबस्ता हैं। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान जिस टर्माइल जिस ड्रामा की सिचुएशन से गुजर रहा है और जो इलेक्शन से पहले का एक माहौल था, नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा हालात जो हैं पाकिस्तान में हर लिहाज से ख़राब हैं, तो कौम ने इसी तवक्को के साथ उनको वोट दिया है कि वो ये सारे मसले आके हल करेंगे। तवानाई का मसला बहुत बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत बड़ा मसला है, फिर मुख्तलिफ जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके दरमियान मसला है, मसाइल हैं, उसको किस तरीके से हल करना है। आगे फिर अगर गवर्नेंस लेवल पे जाएं तो बेशुमार इशूज़ हैं गवर्नेंस लेवल के, उनको किस तरीके से हल करना है, गुड गवर्नेंस कैसे देनी है। ऐसे ही है, तो बेशुमार इश्यूज हैं जो उन्होंने हल करने हैं। इश्यूज भी हैं और बेशुमार सवालात भी हैं वड़ाइश साहब। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शेख रशीद साहब लाइन पर मौजूद हैं, पहले हम उनके साथ बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, इस पे सारे कमेंट्स मैंने आपके लिए रोक के रखे हैं कि आप जो तबसरा करेंगे, एक जहादीदा सियासतदान है, 85 से आप असम्बली में मौजूद हैं, उससे पहले भी आप सियासत करते रहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। आपका जो 40-45 साल का तजुर्बा है, तो आप क्या क्या तवक्को रखते हैं कि जिस तरह के माहौल में ये इलेक्शंस हुए और लोगों ने जो सोच के मैंडेट दिया, जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम सोच रही है कि शाम को वज़ीर आज़म क्या करेंगे, तो आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहते हैं? देखिए जी, लोगों ने तो नवाज शरीफ की तौक़ात पर पूरे उतरे हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे एतमाद दें, मोहताज ना करें किसी का, जी जी, इतना एतमाद दे दिया कि मेरा ख्याल है कि इतनी बेतौकीरी मैंने कभी मेंबरों की नहीं देखी कि जा जाके हमायत का ऐलान कर रहे हैं। उन यानी इज्जत नफ्स को भी मजरू किए करके वो ऐलान कर रहे हैं। तो गेंद नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में, खुदा करे वो मसाइल हल कर पाए। मसाइल का समुंदर है। अभी आज हलफ नहीं उठाया, कल एक पीटीआई के मेंबर को मार दिया गया, मेंबर पार्लियामेंट को। आज रात भी एक पर हमला हुआ, वो बच गया और बाल बाल बच गए। सो एक मसला नहीं है, आप किस किस मसले को छेड़ेंगे। अदारे तबाह हो रहे हैं, इकोनॉमी का डिजास्टर है और पिछली हुकूमत ने इतना कर्जा लिया कि पिछले 60 साल का रिकॉर्ड शर्मिंदा पड़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट, 20 लाख नौजवानों को रोजगार चाहिए। बिजली जो है वो इंडस्ट्री पंजाब की पहले तो कुछ ना कुछ हो ही रहा था, अब तो वो भी बंद हो गई है। नया सिस्टम जो आ गया इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पे, जी जी, तो काफी बहरान है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी बहरान है। अच्छा शेख साहब, मैं वन बाय वन अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इनको आपसे वन बाय वन अगर पूछ लूँ। एक बड़ा मसला जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, आज की न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट भी हुआ है और कल सारे जो इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, लगता यह है कि जो पिछले 5 साल में हुकूमत और अदलिया के दरमियान बहुत से केसेस थे जो किसी न किसी वजह से चलते रहे। पहले उनके फैसले हुए, फिर उनके अमल दरामद का इशूज़ बनते रहे। अमल दरामद का इशूज़ जो है, हुसैन हक्कानी साहब का गेट, मेमो गेट दोबारा आ रहा है, एनआरओ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है जी पैसा कितना वापस लाए हमें बताएं। इस तरह से जो बाकी केसेस हैं वो भी दोबारा जो है वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको वाइंड अप करने के मूड में नहीं है। तो अब अगली गवर्नमेंट जब आएगी वो उनको किस तरीके से रिप्लाई करेगी, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? क्या वो नवाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे कि मुख्तलिफ अदारों के साथ उनके तल्लुकात और सियासी जमातों के साथ उनके तल्लुकात हैम्पर होंगे इसके नतीजे में? देखिए, अब सियासी जमातें तो सारी ऑलमोस्ट नवाज शरीफ की तरफ चली गई हैं। जो आदमी कई पार्टियों ने बगैर उनके राब्ते के भी स्पीकर के और प्राइम मिनिस्टर के वोट दे रहे हैं उनको। और मेमू गेट में खुद पिटिशनर है नवाज शरीफ साहब। ये ज़हन नशीन रहे कि आज का वजीर आजम जो होने जा रहा है वो कल का पिटिशनर है मेमू गेट में, और ये गद्दारी का बड़ा सीरियस केस है। लेकिन अगर दूसरे केसेस हैं एनआरओज के और स्विस अकाउंट्स के, वो सारे सुप्रीम कोर्ट ने सजा के रखे हुए हैं। स्टील मिल का और एनआईसी के केसेस जितने हैं, काफी सेंसिटिव केसेस जो हैं, मुशर्रफ साहब का केस भी वहां लगा हुआ है।
तो लेट्स वेट एंड सी गवर्नमेंट जो है वो कैसे हैंडल करती है। और इसके साथ साथ एक बड़ी सीरियस पिटीशन अभी तो इतराज लगा के वापस की है कि जितना दौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सस्पेंड रहे वो उनके टेन्योर में शामिल होता है या नहीं होता है। तो ये सारी बातें अभी लेट्स सी, अभी तो आज हल्फ उठाएंगे, फिर जैसे जैसे हालात आते हैं डेली बेसिस पर देखें। हर रोज के बेसिस पर एक मसला है इस मुल्क में और उसको कैसे हैंडल किया जाता है हमें इंतजार करना होगा। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि एक जो पिछली गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी वाले लोग जो कहते थे कि हमें वो कहते थे हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, अदलिया हर वक्त हमें वो और कामों पे लगाए रखती है, तो ये गवर्नमेंट भी इसका जो फोकस है अगर राइटफुली पॉजिटिवली भी तवक्को रखें कि इनका फोकस इकोनॉमी के ऊपर होगा या रीजनल तल्लुकात के ऊपर होगा या माहौल लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर करने के ऊपर होगा, तो साथ अगर ये पैरेलल एक ये भी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी तो वो गवर्नमेंट थोड़ी सी डीप फोकस नहीं हो जाएगी? आप क्या तवक्को रखते हैं कि फिर मामला नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे या कुछ और होगा, कुछ और फैक्टर्स जो है इसको इन्फ्लुएंस करेंगे? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का हर रोज जो है मसला एक जैसा नहीं होता, एक बदली हुई सुप्रीम कोर्ट होगी अब। लेकिन मसला इकोनॉमी का है कि क्या कोई फौरी तौर पर 5-6 बिलियन हमें मदद मिल सकती है। और सऊदी अरब का नाम तो लिया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी ने प्रपोजल नहीं दी। और आईएमएफ में जाते हैं तो किन शराइत पे जाते हैं, वरना तो अगर आईएमएफ में इन हालात में गए तो वो तो गन्ने के बेलने की तरह कौम को दे देंगे। आने से पहले एक हफ्ते में गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं ताकि इनके खाते में ना पड़े। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला करना कि शेख रशीद को भी वही भाव मिले बिजली और झुग्गी वाले को भी वही मिले और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी वही मिले, इस पे सोचना होगा। और बिजली अभी आई नहीं तो लोगों की चीखें हैं। अगर पूरी बिजली प्रोवाइड कर भी दी गई तो उसके निर्ख जो हैं वो आम आदमी के लिए किसी मौत के समा से कम नहीं होंगे। सो लेट्स सी, मैं कहता हूँ अभी तो हमें नेक तवक्कात रखनी चाहिए। 100 दिन नवाज शरीफ साहब ने कहा, यकीनी तौर पर जमहूरियत में 100 दिन है, देखते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा शेख साहब, इसमें एक जो मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया उस पर तो चलिए आप कमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को लेकर बलूचिस्तान में एक दूसरी सियासी जमात के लीडर को एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन साथ ही ये हुआ कि स्पीकर के फैसले के ऊपर बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि स्पीकर लाहौर से वो लेके आए उस अपने बलूचिस्तान वाले फैसले को उन्होंने यहाँ पे जो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होना था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो कैबिनेट के बारे में भी, कैबिनेट में भी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो अगर लाहौर जीटी रोड से चलें तो हज़ारा तक जो 12 अजला बनते हैं इसके दाएं तरफ वो सारी कैबिनेट आधी 40-50% इसी में बन जाती है। तो बाकी सारा पाकिस्तान जो है उसमें बहुत से क्वेश्चंस रेज नहीं होंगे इस बारे में? देखें, स्पीकर तो एक ही महल्ले से ले लिया है इन्होंने। अब मसला ये है कि वोट भी सारे पंजाब ने उनको दिए हैं और कैबिनेट के भी लोगों की और ब्यूरोक्रेट्स की मुल्क में बड़ी शॉर्टेज है। कौम को ये भी ज़हन नशीन रखना चाहिए कि अच्छा ब्यूरोक्रेट्स और अच्छा सियासतदान नायाब है मार्केट में। और ऐसे आलम में कैबिनेट इनको समझ आया कि तख्ते लाहौर के सारे लोग नहीं होने चाहिए, इतनी तो उनको समझ आया। इसके बावजूद अगर वो नहीं करते तो उसके असरात से मुस्तफीद होंगे ये सारे लोग। और बलूचिस्तान में एक अच्छा स्टेप उठाया, लेकिन बलूचिस्तान आग का दरिया है, इसको अबूर करना होगा। और वहाँ बड़े सीरियस केसेस है और वहाँ आज अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या जाती है, अभी वो वोट तो दे रहे हैं लेकिन 8 मेंबर उनके भी वहाँ हैं। और मालिक साहब एक अच्छे वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन उनकी उठान और उनके मामलात जो सियासी वर्कर होता है वो एहसास भी होता है वो इन मसाइल पर कैसे काबू पा सकता है। बहुत आसान काम नहीं है, बड़े मुश्किल काम है। दुआ करनी चाहिए अल्लाह इनको कामयाबी दे। अच्छा शेख साहब, आपने अभी रेफरेंस भी दिया, ये केपीके में समझ नहीं आ रही हमें कि क्या हो रहा है। पीटीआई की जो जेस्चर्स थे तालिबान के बारे में या मिलिटेंट्स के बारे में बड़े पॉजिटिव थे, तो सोचा ये जा रहा था कि बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, डायलॉग टेबल पे वो आएंगे, बहुत से चीज़ें। लेकिन यह है कि उसी के जो लेजिस्लेटर्स हैं, एक को पहले अटैक किया गया, वो शहीद हो गए, फिर दूसरे के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो ये एक नई जो वेव चल रही है, जैसे पहले एएनपी के ऊपर होते रहे अब इनके ऊपर हो रहे हैं, ये क्या सिनेरियो है? कुछ हमें तो समझ नहीं आ रही है इसकी। देखिए जी, वहाँ भी कई ग्रुप्स है। अभी सूबा सरहद की हुकूमत आसान नहीं होगी। अगर ये इनकार करते तो तब भी लोग बातें करते।
हुक्मरानी जो है जी कांटों का सेज हो गई, आसान काम नहीं है। लोग बौखलाए हुए हैं, लोग 5 साल तक, क्योंकि कोई अपोजिशन बाहर में निकली, अगर कोई अपोजिशन बाहर निकली इस दौर में, अगर किसी ने हकीकी अपोजिशन अदा की तो लोग उसका साथ देंगे। जी शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। शेख साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। शेख रशीद अहमद साहब अपने तजर्बे की रोशनी में हमें एनलाइटन कर रहे थे कि क्या आगे सिनेरियो किस तरह का डेवलप होने जा रहा है। इसके साथ ही व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और कार्टून्स, तस्वीरें और एडिटोरियल आपको हम बताएंगे कि आज के क्या हैं खास खास। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कार्टून ऑफ द डे की तरफ। जी बड़ा साहब। जी कार्टून तो हमारे पास आपको पता है कि हमारे जो कार्टूनिस्ट हैं कोई ना कोई फजल रहमान साहब का ज़रूर बनाते हैं कार्टून, और वो हमेशा जब भी बनाते हैं पता नहीं वो फ़नी क्यों होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। हालांकि मियां नवाज शरीफ के आज भी कार्टून बने हुए हैं और लोगों के भी बने हुए हैं, लेकिन फजल रहमान साहब लगता है कि बड़ा हॉट केक और फेवरेट है हमारे कार्टूनिस्ट के लिए। और ये कार्टून बुनियादी तौर पर उस इशू के ऊपर है जो हम बात करते रहे पहले, मुज़ाकरात के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का जो रोल है और जो बात कल उन्होंने कर भी दी थी परसों कि अच्छा फिर मैं मुज़ाकरात नहीं कराता। अच्छा वो थी ना, हाँ, वो जो डील की जो बात थी। तो वो एक तो ये है कि हमारे जो कार्टून जहूर साहब ने इसको बैलून की शक्ल दी है, जो मुज़ाकरात का पूरा है ना फिनोमेना, उसको उन्होंने कहा बैलून है। देखे ना उन्होंने शो किया हुआ, उसको स्टडी करें, उनकी नज़दीक एक बैलून है। और फिर उसके बाद उसकी जो डोर है वो मौलाना फजल रहमान के हाथ में थी बैलून की डोर, तो कैंची से उसको डोर को काट दिया गया। अब ये किसने काटा है ये उन्होंने इसमें इसको ये आपका गैस है कि जिसको मर्जी गैस करें। फजल रहमान साहब खुद उनके हाथ में तो कैंची नजर नहीं आ रही, ये कोई और हाथ है जिस किसी का भी है, पर ये गैस जो है ना गैस वर्क है। एक दूसरा कार्टून है जी, वो मियां नवाज शरीफ साहब के जो इलेक्शन सिंबल था उसके ऊपर है, शेर उन्होंने बनाया हुआ है और शेर बेचारा बड़ी मुश्किल सी कैफियत में है। और वैसे शेर ये सही तरह का नहीं बनाया हुआ जैसा शेर होना चाहिए, वो तो वो तो ऐसे कोई पता नहीं बिल्ला और भैंस का कोई कॉम्बिनेशन सा लग रहा है। बहरहाल ये है कि शेर बनाया हुआ है, लगता है उसके ऊपर ऐनक तो नहीं चेहरे पे डाली हुई उसकी आंखों के ऊपर। बहरहाल वो, और उसके गले में कुछ हड्डियां हैं जो फंसी हुई हैं शेर के गले में। और ये व्यूअर्स इसको देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हड्डियाँ कौन सी हैं। ये हड्डियाँ जो हैं उसके गले में एक तो आर्टिकल 6 की है जो शेख रशीद साहब से हमने पूछा था, और जो रेफरेंस हमने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मेमोगेट स्कैंडल है और ये आर्टिकल 6 वाला मामला चल रहा है वहाँ पे, NRO अमल दरामद केस। अब वो पैसे कहते हैं वापस, कितने पैसे वापस लेके आए। फिर NRO के नतीजे में जो क्रिमिनल केसेस सिंध में वापस लिए गए, विदड्रॉ हुए, वो भी उन्होंने क्वेश्चन कर दिया जी वो कौन से थे। तो बहरहाल एक तो शेर के गले में वो हड्डी होगी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामलात हैं उनको किस तरीके से, कोई केस है जिसके नतीजे में फौज के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, कोई है जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के साथ जो गुड एक सिचुएशन चल रही है वो ख़राब हो सकती है, किसी में MKM से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ केसेस का मुख्तलिफ हवाले से अमेरिका भी आर्टिकल, ये जो मेमोगेट है हकानी साहब वाला मामला है इस पर अमेरिका बड़ा सेंसिटिव है। तो ये मुख्तलिफ हड्डियाँ हैं वो उन्होंने आर्टिकल 6 से उसको मेंशन किया है। फिर दूसरी है लॉ एंड ऑर्डर की हड्डी, तीसरी है तवानाई का बहरान, उस पर देखें आज नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, और चौथी हड्डी जो हमारे कार्टूनिस्ट की नज़र में है वो वादे जो इलेक्शंस में वादे किए गए वो हैं। अच्छा भाई साहब, इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएं, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं कॉलर नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। जी नाज़रीन, चलते हैं फिर नेक्स्ट सेगमेंट कैमराज आए की तरफ। जी बड़ा साहब। जी कैमरा साहब में हमारे पास आज 2 इश्यूज हैं जिनके ऊपर तस्वीर हैं, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी छपी हुई हैं वो तस्वीर। एक तो तस्वीर जो है, पहली 2 तस्वीरें उनको हमने क्लब किया, सिमिलर हैं, एक ही तरह की हैं। एक तो रेलवे ट्रैक की है, ये शाहदरा के पास लाहौर की तस्वीर है ये, और रेलवे ट्रैक आपको नजर आ रहा है जिस तरीके से, वो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिज है ये उसकी है जो कनेक्ट करता है शहर को उस एरिया से।
और ये ऐसे ब्रिज आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि गिरा के गिरा किसी भी वक्त गिर सकता है और कुछ भी नुकसान हो सकता है। और ये हालत रेलवे, अंदाजा करें कि रेलवे ट्रैक का तो जो हुआ, रेलवे ट्रेनों का जो हुआ, रेलवे इंजन का जो हुआ, रेलवे की जो वर्कशॉप्स है उनका जो हुआ, और जो बाकी उनकी सारी, अब ये जो उनकी जमीनों का भी जो हुआ वो भी उसमें शामिल। अब ये जो ब्रिज इस तरह की चीजें हैं, वो भी जो आम आदमी, नीचे से पक्की सड़क जा रही है और वहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती हैं, मोटरसाइकिल गुजरते हैं, बाकी टांगे शांगे इस तरह की वो ट्रैफिक वो भी वहाँ से गुजरती है, और उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। एक दूसरी तस्वीर है, वो भी इससे मिलती जुलती तस्वीर है, और वो शाही किले के बारे में तस्वीर है। और शाही किले को उसमें देखें कि उन्होंने जिस तरीके से, वो कहते हैं जी कि जो हमारे फोटोग्राफर हैं वो कहते हैं कि क्रम्बलिंग, ऊपर वो दिया ना क्रम्बलिंग, और नीचे जो कैप्शन है वो ये दी गई है कि द लाहौर फोर्ट इज नो मोर ए फोर्ट, कि वो अब किला नहीं है, जो खुद गिर रहा हो उसने किला क्या होना है, जो क्रम्बलिंग, जो कांप रहा हो, जो थरथरा रहा हो, और जिसकी जो कमजोर उसकी जो हालत है उसकी बिल्डिंग की, स्ट्रक्चर की, हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग करती है, और मुसलसल फंडिंग हो रही होती है, मुसलसल वहाँ पे काम करने वाले लोग काम भी कर रहे होते हैं। बाजार होता है जी बड़ा जी किले की मेंटेनेंस हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो ये है कि बावजूद इतने फंड्स आने के, इतने वहाँ पे काम होने के, जो हमारे इस तरह के एसेट्स हैं, और दुनिया कहाँ वो, यानी वो बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका में ख्वाब है कि 200 साल से पुरानी उनके पास कोई बिल्डिंग हो, कोई ऐसी जगह हो। हमारे पास ये हजारों साल पुरानी जगह हैं, लेकिन यह है कि उनको हम प्रिजर्व नहीं करते, और ये बैनुल-अक़वामी असासा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का असासा नहीं है, लेकिन दुनिया तो हमें इसके लिए पैसे ही दे सकती है ना, वो भी खा जाते हैं लोग, और किला जब बेचारा वो किला नहीं रहा। दूसरी हमारी जो तीन तस्वीरें हैं, आज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है, उसके हवाले से हैं तस्वीरें, और तीनों तस्वीरें मैं चाहूँगा कि बारी बारी हम दिखा दें अपने व्यूअर्स को। पहली तस्वीर जो है वो एक तालाब है, पॉन्ड है, गंदे पानी का, बल्कि नहर है, ये नहर का पानी जो व्यूअर्स को लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, और नहर के ऊपर एक ही टाइम में बच्चे देखें वो नहा भी रहे हैं और वहाँ पे कपड़े भी धोए जा रहे हैं, लेकिन ये नहर वो है जिसमें बहुत से नाले गिरते हैं गंदे पानी के, सीवरेज के, और ये गंदा पानी है ऐसा मुकम्मल, जिसमें कपड़े भी धोए जाते हैं, बच्चे भी नहाते हैं। आगे उन बच्चों का सेहत का और वो जो कपड़े पहनते हैं उनका अल्लाह हाफ़िज़ है। वजह यह है कि वासा, ना सिर्फ वासा एक शहर का, तमाम जो कराची का वाटर बोर्ड हो, दूसरे शहरों का वासा हो, वो लोगों को साफ पानी फ्राहम करने में हर जगह पे नाकाम हो चुके हैं, और लोग जो है पीने का पानी तो वो उस पर डिपेंड ही नहीं करते। लेकिन यह है कि बाकी चीज़ों के नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या और चीज़ों के लिए जो वो पानी है वो भी इस काबिल नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। तो लोग वो इतना गंदा है पानी, उसको छोड़ के ये एक कह लें कि जो पार्शली गंदा है उससे कम गंदा है पानी, ये भी जिसमें गंदे नाले गिरते हैं, ये लोग समझते हैं उससे कम गंदा पानी है जो वासा की तरफ से आता है। तो ये है जी एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर जो है वो एक हमें नजर आ रहा है, वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, और ये जो वेस्ट है इसके इर्द गिर्द आपको आबादी नजर आ रही है, और यहाँ पे आपको इस वेस्ट के अंदर थोड़ा सा गौर करें तो एक तरफ तो उसके भैंसें वो नजर आ रही हैं, वो भैंसें जिनका दूध ग्वाले खुद भी पीते होंगे और लोगों को भी पिलाते होंगे, खुद तो पता नहीं पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन लोगों को पिलाते हैं। हम सारे लोग बड़े शौक से वो दूध जाके खरीदते हैं, वो घरों में वो दे के जाते हैं। तो ये वो दूध है जो इस तरह की जगहों पे होता है। एक तो वो भैंसें हैं, गाय भी नजर आ रही है, फिर यह है कि यही इनके बच्चों के लिए प्लेइंग फील्ड भी यही है। आपको वो बच्चा उसमें खेलता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि दो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस वेस्ट में, जिसमें हर तरह का वेस्ट होता है। बिल्कुल, इसमें हॉस्पिटल वेस्ट भी होता है और दूसरा हर तरह का वेस्ट इसमें होता है। और फिर यह है कि उसके साथ आपको मुर्गियां भी नजर आ रही हैं। तो मुर्गियां, ये एक तकलीफ दे तस्वीर है लेकिन थोड़ी सी फनी भी हो जाती है कि देखिए इसमें दूध, आपके जो खुराक के बुनियादी अज्जा उसमें दूध भी है, उसमें प्रोटीन भी है, और मुर्गियां आपको नजर आ रही हैं उसमें उसी वेस्ट में वो भी अपनी खुराक खाती होंगी, दाना उनका चुगती होंगी। एक और तस्वीर भी है, वो पेशावर की है। वो मुझे अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, चूंकि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम इस हवाले से करते क्या हैं, कि वो पेशावर की एक तस्वीर है, और वो भी एक तस्वीर सीवरेज वाटर की तस्वीर है। इधर से लेफ्ट साइड पे आपको पाइप नजर आ रहा है जिसके जरिए सीवरेज वाटर जो है वो आ रहा है एक जगह पे, आगे एक स्ट्रीम, वो नाला सा बन गया है, नदी सी बन गई है,
उसमें जाके वो पानी गिर रहा है, जिसमें हर तरह का आपको वेस्ट भी नजर आ रहा है, उसमें शॉपर्स और दूसरी सारी चीजें, और ये आगे जो स्ट्रीम बन रही है इसमें वो देखें आपको बच्चे नहाते हुए नजर आ रहे हैं उस नदी में। तो ये मेरा ख्याल है इससे ज्यादा हमें मतलब शर्म यार, मुझे समझ नहीं आ रही इस पे मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। हर कोई इसको देख सकता है, ये लाहौर में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, ये चंद तस्वीरें हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, आपको हर जगह पे यही मनाजर नजर आते हैं। तो ये है वो माहौल जिसमें हम रहते हैं। फिर हम कहते हैं इतनी बीमारियां हो गई हैं, उनके ये मसाइल हो गए हैं, और ये टोटल फिर ये लोगों का भी है, ये वेस्ट फैलाने में लोग खुद भी रोल प्ले, शहरी उनमें भी कुछ सेंस नहीं होती, वो भी अपना किरदार पूरा अदा करते हैं। और फिर जो सरकारी अदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इस वेस्ट को वो कलेक्ट करें और उसको कहीं और फेंकें, वो भी पूरी तरह इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें इसको बढ़ाने में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं राजा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब राजा साहब। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब को दो जगह पे एक टाइम में काम करना पड़ेगा। एक तो ये जो PIA, रेलवे, जितने भी इदारे तबाह हैं, बिजली है, एक तो इस तरफ और एक इस तरह, बल्कि 3 जगह पे करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं अवाम के, जिस तरह ये बहुत बड़े भी हैं और बहुत छोटे भी हैं। दूसरा ये कि ये जो पुलिस है हमारे, जो हमारी पुलिस है, मेन काम इस पे करना पड़ेगा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने जाते वक्त ये भी बोला था कि हाँ मैं नाकाम हुआ पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पुलिस, जिसको किसी की माँ बहन बाप की कोई इज्जत नहीं, ये वो थानों में बैठे हुए सूर हैं इन कपड़ों में, यूनिफॉर्म सरकारी में, कि जिनको तमीज नहीं बुजुर्ग की, जिनको तमीज है 1 लाख 20 लाख 10,000 5,000, ये यकीन करें इस पुलिस के खिलाफ बहुत बड़ा जहाद होगा अगर शहबाज शरीफ करें और नवाज। बिल्कुल ठीक है राजा साहब, आपकी बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब 5 साल जो करते रहे इस पुलिस को, जितनी उन्होंने फेवर्स दी, जितने फंड्स उन्होंने मांगे उन्होंने दिए। इससे पहले परवेज इलाही साहब ने भी 5 साल बाद यही बात कही थी कि मैं नाकाम, और यही शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। और यही जनरल ज़िया साहब ने भी, आपको सदफ याद होगा, उन्होंने कहा था आखिर में कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सारी कोशिशें करके उसके बाद वो भी नाकाम हो गए और आखिर में हैंड्स अप कर देते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को एक सेकंड चांस मिला है, वैसे तो उनका 3rd चांस है ये, अदरवाइज एक कंटिन्यूटी में कंसेक्टिव ये उनका सेकंड चांस है। देखें वो क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, इमरान से इख्तिलाफात, फौजिया कसूरी का पार्टी छोड़ने का फैसला, नून लीग में शमूलियत के लिए मामला थे। ये मैं समझता हूँ कि वो जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ भी जब वो जीत नहीं सके पूरे पाकिस्तान में, तो वो जो सेटबैक्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो हमारा कल्चर ये है कि एक पार्टी अगर जीत रही है उसके साथ सारे, देखें ना मियाँ नवाज शरीफ के कैसे वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, हर कोई गैर मशरूत उनकी हमायत कर रहा है। जो आज़ाद जीते गैर मशरूत हमायत का ऐलान करते हैं जी। इजाज़ुल हक साहब दूसरी पार्टी है गैर मशरूत, फजल रहमान साहब दूसरी पार्टी है गैर मशरूत, MKM और पार्टी है गैर मशरूत, हर कोई उनकी गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर रहा है। और जो हार जाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, काफ लीग के साथ जो हुआ, और अब PTI चूंकि KPK में तो उसकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट्स उनमें शामिल हो रहे हैं, वहाँ पे और लोग शामिल हो रहे हैं, और जिन सूबों से वो हारे हैं वहाँ पे लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं। उसमें फौजिया कसूरी साहबा भी हैं, उनके लाख इख्तलाफात होंगे, उन्होंने ये उनकी विमेन विंग की प्रेसिडेंट रही हैं और ये फॉरेन क्वालिफाइड हैं, ये एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, बड़ी उन्हें स्ट्रगल की है। लेकिन शायद जब मुश्किल वक्त नज़र आता है तो उसके बाद बहुत से लोग हैं वो साथ नहीं दे सकते। और कंप्लेंट्स हमेशा जेन्युइन होती हैं, रिलेशनशिप में बेशुमार कंप्लेंट्स होती हैं जो बड़ी जेन्युइन होती हैं, लेकिन उनको ओवरकम किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो बहरहाल यह है कि उनके बारे में खबर यह है कि बेगम कलसूम नवाज शरीफ से उनका रब्ता हो गया, उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने ऑफ़र किया पोर्टफोलियो उनको, उसके ऊपर उनकी बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, हॉस्पिटल अब तो घर के बेड पे हैं, वहाँ से लगता है कि फ़िलहाल जो हैं फौजिया कसूरी मारने के चक्कर में नहीं है। वजह सिर्फ क्या है, वही जो दुनियादारी होती है कि आइडियालॉजी कहीं साइड पे रह जाती है कि जी मुझे जो वुमेन लेजिस्लेटर्स की लिस्ट थी कैंडिडेट्स की PTI की, मुझे उन्होंने पीछे रखे, हालांकि ये 4थे नंबर पे थी, इतनी पीछे नहीं थी। उसमें सबसे पहले थी डॉक्टर शीरी मज़ारी और फिर थी मुनाज़ा हसन जो अब उनके वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, और उनके बाद आयला मलिक थी, और ये उसके बाद थी।
चौथे नंबर पे। लेकिन पीटीआई को पंजाब से 2 कौमी असम्बली की सीटें मिली हैं, इस वजह से तीसरे और चौथे नंबर वाले तो रह गए। ये रह गई हैं जब, तो इनको शिकायत यह है कि मुझे पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा गया या दूसरे नंबर पे क्यों नहीं रखा गया। तो बहरहाल इनकी जो अब शिकायत है ये पहले इलेक्शन से नहीं थी। जब नाम रखे गए, इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि वो ये कह रहे हैं, ट्वीट उन्होंने जो किया कि मैंने मेरिट पे किया और सारी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी सेंट्रल से मशवरा करके किया। लेकिन यह है कि शिकायत बहरहाल हारने वालों से हमेशा शिकायत होती हैं, कमज़ोर लोगों से, जीतने वालों से कोई भी नहीं आती। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब आरफ साहब, क्या हाल है जनाब? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। सबसे पहले तो जी आप सबको मुबारक हो कि हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जी खैर मुबारक, औहदे का हलफ खैर उठाएंगे। मुबारक। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी नसीब करे। मगर जहाँ तक हमारा मशवरा है नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो ये है कि सबसे पहले तो वो एनर्जी क्राइसिस पर ही कंसंट्रेट करें। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के जितने भी मसाइल हैं वो सब के सब एनर्जी क्राइसिस से बिल्कुल ठीक है, रिलेटेड हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। जी आपका मशवरा उन्होंने सुन लिया होगा और तो कौम सारी यही तवक्को कर रही है कि तवानाई के ऊपर आज को मुआवजा मियां नवाज शरीफ जो है, हम सोच रहे हैं, हमने रखा हुआ था पॉइंट, टाइम हमारा क्लोज हो रहा है कि आज वो करेंगे क्या, एक गेस वर्क हमने भी करना था। तो बहरहाल पूरी कौम की तवक्को उनसे यही है कि तवानाई, चूंकि पंजाब ने वोट दिया तवानाई के लिए, जहां से वो जीते हैं, बाकी सूबों में तो नहीं जीते ना वो। पंजाब ने, उनका जो मैंडेट है मियां नवाज शरीफ का, उसको डीपली अगर स्टडी करें तो तवानाई के ऊपर है। तो आप आज देखें कि वो तवानाई के ऊपर क्या करते हैं, कितनी लोड शेडिंग कम होती है। जाते जाली डिग्री केस एमपीए बादशाह कैसरानी को 2 साल कैद, लेकिन उसके लिए टाइम हमारे पास नहीं है। मैंने तो वो 14 जो अरकान हैं जो जाली डिग्री होने के बावजूद या मशकूक डिग्री होने, 6 उनमें ऐसे हैं जिनकी जाली डिग्री एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, 8 ऐसे हैं जिनकी मशकूक डिग्री हैं जिन्होंने तस्दीक नहीं करवाई, लेकिन वो असेंबलीज में मौजूद है। मेरा ख्याल था कि व्यूअर से मैं उनके नाम शेयर करता, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो बहरहाल वो पकड़े गए हैं। मीर बादशाह JUIF के वो हैं, एक MPA हैं, पिछली दफा पहले भी वो MPA 2002 में भी JUIF के थे, तो शायद वो कहीं और से होते तो ना पकड़े जाते। बेबाल ये है कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन होगा क्या, जैसे इलेक्शन से पहले होता रहा, कल उनकी जमानत हो जाएगी, नहीं तो परसों हो जाएगी, और फिर वो सीना तान के सूबाई असम्बली में आएंगे और अपनी पार्टी की और अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। होना वोना कुछ नहीं है। इलेक्शन से पहले कुछ नहीं हुआ। जाली डिग्री, एक भी बंदे को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया जाली डिग्री की वजह से। तो अब फिर ये जो मैं वही कहता होता हूँ कि ये सारा फायर वर्क है, ये होता है। बस लोगों को इसमें चक्कर, लोग इस बेचारे में उम्मीद में होते हैं कि पता नहीं अब ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में बड़ी रिफॉर्म्स हो जाएगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइश का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। सदफ मलिक अमजद वड़ाइश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।